प्रदीप्त मित्र है, लेकिन कोलकाता की गलियां मुझे फेलूदा के नाम से जानती हैं। इस शहर की हर ईंट, हर मोड़, हर छाया से मेरी एक पुरानी दोस्ती है। यहाँ की हवा में जैसे रहस्यों की एक अदृश्य परत बिछी रहती है और मेरा दिमाग उन्हीं परतों को उठाने के लिए बना है। बरसों से मैंने इस शहर के अंधेरे कोनों में छिपे सच को उजागर किया है, लेकिन हर नया केस एक नई परीक्षा लेकर आता है। और यह कहानी उस एक वाक्य की है जो मुझे कोलकाता की भीड़ भरी गलियों से उठाकर राजस्थान की खामोश जलती हुई रेत पर ले गया, जहां एक नन्हे बच्चे की धुंधली यादों ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसने मुझे और मेरे भतीजे तपेश को एक ऐसी यात्रा पर ले जाने का वादा किया जिसे हम शायद जीवन भर नहीं भूल पाते। उस सुबह मैं 27 राजानी सेन रोड पर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा था। खिड़की से छनकर आती धूप कमरे की धूल में घुल रही थी। मेरे हाथ में अखबार था और चाय का कप मेज पर ठंडा हो रहा था। तपेश, जिसे मैं और बाकी सब प्यार से टॉप से बुलाते हैं, अपने कमरे में किसी किताब में डूबा हुआ था। वह मेरे साथ रहता है, मेरे केसों में मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है। स्कूल की पढ़ाई के बावजूद उसकी सोच इतनी पैनी है कि कभी कभी मैं खुद चौंक जाता हूं। अखबार के पन्ने पलटते हुए एक छोटी सी खबर पर मेरी नजर अटक गई। शीर्षक था, छोटा लड़का दावा करता है मैंने पिछले जन्म में सोने का किला देखा। खबर में लिखा था कि बारासात के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला 6 साल का बच्चा मुकुलधर अपने पिछले जन्म की बातें करता है। वह बताता है कि उसने एक ऐसा किला देखा है जो सोने की तरह चमकता था, जिसकी दीवारों के पीछे खजाने छिपे हुए थे। खबर पढ़कर मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई तार छू गया हो। पिछले जन्म की यादें, एक सुनहरा किला, एक नन्हा बच्चा, ये सब मिलकर कुछ कहना चाहते थे। मैंने आवाज दी, टॉपशे, जरा इधर आना। कुछ ही पलों में कमरे में एक तेज धड़धड़ाहट हुई और टॉपशे हाथ में किताब दबाए दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब आती है जब उसे लगता है कि कुछ रोचक होने वाला है। क्या बात है फेलूदा? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने बिना कुछ कहे अखबार उसकी ओर बढ़ा दिया। टॉपशे ने पढ़ा, एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, और फिर उसकी आंखें इस तरह चमकी जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। फेलूदा, यह तो बेहद अजीब है, उसने कहा। आवाज में हैरत और उत्साह एक साथ घुले हुए थे। क्या हम इसकी जांच करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए चाय का ठंडा कप उठाया। शायद, लेकिन पहले हमें और जानकारी चाहिए। उसी शाम एक फोन आया। दूसरी तरफ डॉक्टर हेमंग हाजरा की आवाज थी। कोलकाता के जाने माने मनोवैज्ञानिक, मेरे पुराने परिचित, लेकिन उनकी आवाज में आज एक बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कोई भारी बोझ उनके शब्दों पर लदा हुआ हो। फेलूदा, उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक अनोखे बच्चे से मिला हूं, मुकुलधर। वह पिछले जन्म की बातें करता है। मैं उसे जोधपुर ले जाना चाहता हूं ताकि उसकी यादों की सच्चाई को परखा जा सके, लेकिन मुझे शक है कि कोई उस बच्चे के पीछे पड़ा है। मैंने सीधे पूछा, कौन? डॉक्टर हाजरा की सांस एक पल के लिए रुकी। पता नहीं, लेकिन कुछ गलत होने का अंदेशा है। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? मैंने रिसीवर को थामकर कुछ पल सोचा। एक बच्चे की रहस्यमयी यादें, एक अनजाना खतरा, और उसके पीछे एक ऐसा किला जो सोने की तरह चमकता है। यह सब मिलकर किसी साधारण केस की तरह नहीं लग रहा था। ठीक है डॉक्टर हाजरा, मैंने कहा, मैं और टॉपशे आपके साथ चलेंगे। कमरे के दूसरे कोने से टॉपशे की आवाज आई, सच में? और फिर उसने खुशी से ताली बजाई। फेलूदा, राजस्थान, रेगिस्तान, किले, खजाना, यह तो कमाल होगा। उसकी उस बचकानी खुशी को देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन मन के किसी कोने में एक सतर्कता भी थी। अगले दिन हम मुकुल के घर की तरफ निकले। बारासात के पास का वह गांव जैसे समय की दौड़ से बाहर निकल गया था, शांत, सादा और अपनी दुनिया में खोया हुआ। मुकुल के पिता श्री सुधीरधर एक स्कूल शिक्षक थे। उनका घर छोटा था, दीवारें सफेद और फर्श सीमेंट का। सादगी हर कोने में बसी थी,
लेकिन उनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थीं, वे इस घर की शांति से मेल नहीं खाती थीं। फेलूदा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रहे हों। मुझे समझ नहीं आता। मुकुल पहले ऐसा नहीं था। कुछ महीनों से वह अजीब अजीब बातें करने लगा है। वह कहता है कि उसने एक सुनहरा किला देखा है, जहां ढेर सारा सोना है, जहां जवाहरात हैं। रात को नींद में वह चिल्लाता है। सपनों में वह किला उसका पीछा नहीं छोड़ता। उनकी आंखों में एक पिता की बेबसी थी। मैंने मुकुल से मिलने की इच्छा जताई। जब वह कमरे में आया तो पहली नजर में वह किसी भी आम बच्चे जैसा लगा। दुबला पतला, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उन आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक अजीब सी चमक, जो 6 साल के बच्चे में होना स्वाभाविक नहीं था। जैसे उन आंखों ने कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी उम्र से बड़ा था। मुकुल ने मुझे देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बोला, मैं वहां गया हूं। वह किला बहुत बड़ा है, उसमें सोना चमकता है। मैंने धीरे से पूछा, कहां है वह किला मुकुल? उसके चेहरे पर एक हल्की उलझन आई। पता नहीं, लेकिन मुझे वहां जाना है। मुझे वह जगह ढूंढनी है। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था, वह किसी 6 साल के बच्चे का नहीं था। वह किसी ऐसे इंसान की आवाज थी जो जानता है कि वह क्या चाहता है। डॉक्टर हाजरा ने बताया कि वह मुकुल को जोधपुर ले जाना चाहते हैं। उनका मानना था कि मुकुल की यादें राजस्थान के किसी किले से जुड़ी हो सकती हैं। फेलूदा, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन भी है, उन्होंने कहा। अगर यह सच निकला तो पुनर्जन्म की पूरी अवधारणा को एक नया आधार मिलेगा। मैंने मन ही मन सोचा, यह केस जितना वैज्ञानिक था उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय था। उसी रात एक और फोन आया, लेकिन इस बार आवाज अनजानी थी, धीमी, गहरी और ठंडी, जैसे किसी ने अंधेरे में से बोला हो, मिस्टर मित्र, मुकुल के मामले से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर फोन कट गया। मैं कुछ देर रिसीवर थामे बैठा रहा। टॉपशे पास ही बैठा था। उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया। फेलूदा, यह तो खतरनाक लग रहा है। खतरा तो मेरे पेशे का हिस्सा है टॉपशे, मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। लेकिन अब से हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। अगले दिन भोर होते ही हमने जोधपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। मुकुल और उसके पिता सुधीरधर, डॉक्टर हाजरा, टॉपशे और मैं, हम सब एक साथ एक डिब्बे में बैठे थे। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ी, हरे भरे बंगाल का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। दृश्य सूखे और रेतीले होते गए। आसमान चौड़ा होता गया और धरती चपटी। मुकुल खिड़की के पास बैठा था। उसकी नजरें बाहर टिकी थीं, लेकिन वह बाहर नहीं देख रहा था। वह कुछ और देख रहा था। किसी और समय में, किसी से ये मैं किसी और जगह को। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और चुपचाप लिखने लगा। पहला सवाल, मुकुल की यादें, क्या यह वाकई पिछले जन्म की स्मृतियां हैं या इसके पीछे कुछ और है? दूसरा, वह धमकी भरा फोन, कौन था और क्यों? तीसरा, सुनहरा किला, क्या यह जैसलमेर, जयपुर या जोधपुर का कोई असली किला है? ट्रेन की लय में डूबे हुए मेरे दिमाग में सवाल एक दूसरे से टकरा रहे थे। मैंने टॉपशे से कहा, हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखना, कोई भी अजनबी, कोई भी संदिग्ध हरकत, सब कुछ। टॉपशे ने उत्साह से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी थी, जैसे किसी खिलाड़ी की जो बड़े मैच के लिए तैयार हो। जोधपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक अलग ही दुनिया सामने थी। कोलकाता की गीली, घनी हवा की जगह यहां एक सूखी, गर्म सांस थी जो चेहरे पर टकराती थी। रंग बिरंगी पगड़ियां, ऊंचे मकान, नीली दीवारें और दूर क्षितिज पर फैली रेत, यह सब किसी और ही संसार का हिस्सा लग रहे थे। हमें एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया। वहां बैठकर मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मुकुल की यादों का सच क्या है और इस सच को कौन छिपाना चाहता है? तब एक अजनबी हमारे पास आया। उसने खुद को मनीष बोस के नाम से मिलवाया। उसने कहा कि वह एक पत्रकार है और मुकुल की कहानी पर एक लेख लिखना चाहता है। उसके शब्द व्यवस्थित थे, मुस्कान सधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार मुकुल की तरफ खिसक जाती थीं। उसमें एक जल्दबाजी थी, एक उत्सुकता जो उसके पत्रकार होने के दावे से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। मैंने धीरे से टॉपशे के कान में कहा,
इस आदमी पर नजर रखो। रात को जब गेस्ट हाउस में सब शांत हो गए और सिर्फ रेगिस्तान की हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा सोचता रहा। यह केस जितना सरल दिखता था उतना था नहीं। मुकुल की यादें, वह ठंडी धमकी और अब यह पत्रकार, ये सब टुकड़े थे किसी बड़ी तस्वीर के, और वह तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। मैंने तकिए के नीचे अपनी पिस्तौल रखी और लेट गया। राजस्थान की इस धरती पर मुझे अपने हर कौशल की जरूरत पड़ने वाली थी, और मैं जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। जोधपुर की सुबह एक अजीब बेचैनी लेकर आई। गेस्ट हाउस की खिड़की से दिखती रेत की चादर सूरज की रोशनी में सुनहरी हो रही थी। उस चमक में एक खिंचाव था, एक ऐसा बुलावा जो शांत करने की बजाय मन को और उलझाता है। मैं, प्रदीप्त मित्र, फेलूदा, राजस्थान की इस धरती पर अपने नए केस के साथ खड़ा था। मुकुल की रहस्यमयी यादें, वह धमकी भरा फोन, और अब मनीष बोस की संदिग्ध मौजूदगी, यह सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना रहे थे जिसके टुकड़े अभी बिखरे पड़े थे। मैंने नोटबुक निकाली और कल के बिंदुओं को एक बार फिर पढ़ा। आज जवाब ढूंढने का दिन था, लेकिन मेरे भीतर का तजुर्बेकार जासूस जानता था, हर जवाब के साथ नए सवाल भी आते हैं। टॉपशे उस सुबह मुझसे पहले उठ चुका था। वह गेस्ट हाउस के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा अपनी स्केचबुक में कुछ बना रहा था। बाहर की हवा में रेत के बारीक कण तैर रहे थे और धूप अभी नरम थी। फेलूदा, यह देखो। उसने मुझे देखते ही उत्साह से स्केचबुक आगे बढ़ाई। उस पन्ने पर एक किला था, ऊंचे बुर्ज, चौड़े दरवाजे और उन दीवारों पर सुबह की रोशनी की सुनहरी परत। उसकी कल्पना में जो किला था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुकुल ने बताया था। यह उसी किले जैसा है ना जिसकी मुकुल बात करता है? टॉपशे ने कहा। शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमें यह पता लगाना है कि असल में वह किला है कहां। नाश्ते के बाद हम सब एक जगह बैठे। डॉक्टर हेमंग हाजरा और सुधीरधर के चेहरों पर रात की नींद कम लगी थी। मुकुल एक कोने में बैठा चित्र बना रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वह बार बार एक ही चीज बना रहा था, एक बड़ा किला, चारों ओर रेत, और उसकी दीवारों पर एक अजीब सुनहरी चमक। मैंने डॉक्टर हाजरा से पूछा, क्या आपने मुकुल से और कुछ पूछा, कोई और ब्यौरा? डॉक्टर हाजरा ने एक गहरी सांस ली। वह बस इतना कहता है, किला रेत के बीच है और वहां बहुत सारा सोना है, लेकिन जगह का नाम वह बता नहीं पाता। मैंने उसे जोधपुर के मेहरानगढ़ और जयपुर के आमेर किले की तस्वीरें दिखाई। उसने कहा कि यह वैसा नहीं है। मैं मुकुल के पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। मुकुल, क्या तुम्हें कुछ और याद है? कोई नदी, कोई पेड़, कोई खास निशान? मुकुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वहां रेत ही रेत है और एक बड़ा दरवाजा है जिसके ऊपर एक मोर बना है। मोर, यह एक नया सुराग था, एक ठोस निशान। मैंने बिना आवाज किए टॉपशे को इशारा किया। वह समझ गया और नोटबुक निकाल ली। उसी दिन दोपहर को हमने मेहरानगढ़ किले का दौरा करने का फैसला किया। डॉक्टर हाजरा को उम्मीद थी कि वहां का माहौल मुकुल की यादों को और जगा सकता है। एक जीप में सवार होकर हम किले की ओर चले। रास्ते में मेरी नजर पीछे गई। एक काली कार थी कुछ दूरी पर, लेकिन हर मोड़ पर हमारे साथ। उसका पीछा करना इतना सधा हुआ था कि कोई और शायद न देख पाता, लेकिन मेरी आंखें इस काम के लिए तैयार हुई हैं। टॉपशे, मैंने धीरे से कहा, ओगा काली कार पर नजर रखो। टॉपशे ने बिना सिर घुमाए अपनी जेब से एक छोटा दूरबीन निकाला। वह हमेशा उसे अपने साथ रखता है, और बेहद स्वाभाविक तरीके से पीछे देखने का नाटक करते हुए उस कार को नोट कर लिया। मेहरानगढ़ किला जब सामने आया तो उसकी विशालता देखकर टॉपशे का मुंह खुला रह गया। ऊंची दीवारें, बुर्जों पर लहराती धूल, और नीचे जोधपुर का नीला शहर। यह नजारा किसी पेंटिंग जैसा था, लेकिन मुकुल उदासीन था। वह किले के अंदर घूमता रहा, हर कोने को देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं आई जो तब होती है जब वह अपने सुनहरे किले की बात करता है। आखिरकार उसने कहा, यह वह किला नहीं है। डॉक्टर हाजरा ने निराश होकर मेरी तरफ देखा।
फेलूदा, शायद हमें जैसलमेर जाना चाहिए। वहां का किला रेत के बीच है और उसका रंग सुनहरा है। जैसलमेर, सोनार किला। मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। वापसी के रास्ते में वह काली कार फिर दिखी। इस बार वह और करीब थी। मैंने ड्राइवर को एक गली में मुड़ने को कहा। कुछ मोड़ों के बाद कार नजर से ओझल हो गई, लेकिन उसकी परछाई मेरे दिमाग पर चिपकी रही। शाम को गेस्ट हाउस में एक नया चेहरा सामने आया। उसने अपना नाम रमेश सक्सेना बताया। पुरातत्वविद, राजस्थान के किलों पर शोध कर रहा है, मुकुल की कहानी सुनकर आया है और मदद करना चाहता है। उसकी बातें सुनने में सही थीं, लेकिन उनके नीचे एक ऐसी चिकनाहट थी जो मुझे पसंद नहीं आई। टॉपशे, मैंने बाद में धीरे से कहा, इस आदमी पर भी नजर रखो। यह कोई साधारण पुरातत्वविद नहीं लगता। रात को डॉक्टर हाजरा से अकेले में बात हुई। डॉक्टर, मैंने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मुकुल की कहानी ने कुछ गलत लोगों का ध्यान खींच लिया है? पहले मनीष बोस, अब यह रमेश सक्सेना और वह धमकी भरा फोन। यह सब एक साथ हो रहा है। डॉक्टर हाजरा ने लंबी सांस ली। फेलूदा, मुझे भी शक होने लगा है, लेकिन अब मैं मानता हूं कि मुकुल की यादें असली हैं। अगर हम उस किले को ढूंढ लें तो शायद सब कुछ साफ हो जाए। मैंने नोटबुक में नए बिंदु जोड़े। काली कार, कौन है उसके पीछे? मुकुल का मोर वाला दरवाजा, क्या यह जैसलमेर से मेल खाता है? रमेश सक्सेना, असली इरादा क्या है? अगले दिन हमने जैसलमेर की ट्रेन पकड़ी। जैसलमेर का किला, सोनार किला, अपनी सुनहरी चमक के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। ट्रेन में बैठे हुए मुकुल एक बार फिर खिड़की के पास था। उसकी उंगलियां कागज पर बेसाख्ता कुछ बना रही थीं, एक मोर का आकार। मैंने टॉपशे से कहा, जैसलमेर में बहुत सावधान रहना होगा। असली खेल अब शुरू होने वाला है। जैसलमेर पहुंचने पर हमें एक पुरानी हवेली जैसे गेस्ट हाउस में ठहराया गया। उसकी दीवारों पर बारीक नक्काशी थी और हवा में रेत की एक सोंधी गंध थी जो नासिका में बस जाती है। उस रात जब हम अपने कमरे में थे, टॉपशे ने मुझे बरामदे में मिला एक कागज का टुकड़ा दिखाया। उस पर लिखा था, मुकुल को अकेला छोड़ दो, वरना। वाक्य अधूरा था, लेकिन उसका मतलब पूरा था। लिखावट जल्दबाजी में की गई थी, अक्षर थोड़े टेढ़े, दबाव असमान। मैंने कागज को ध्यान से देखकर अपनी जेब में रख लिया। यह धमकी उसी शख्स की है जिसने फोन किया था, मैंने कहा, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें चालाकी से काम लेना है। अगली सुबह हम सोनार किला देखने गए और जब वह किला सामने आया तो मैं एक पल के लिए थम गया। रेत के एक विशाल समुद्र के बीच, सूरज की रोशनी में नहाया हुआ, वह किला खड़ा था। उसकी पीली सुनहरी पत्थर की दीवारें इस तरह चमक रही थीं जैसे वे भीतर से प्रज्वलित हों। यह कोई इमारत नहीं थी, यह एक सपना था जो पत्थर में ढल गया था। मुकुल की आंखें चौड़ी हो गईं। यह वैसा ही है, वह लगभग चिल्लाया। लेकिन मोर वाला दरवाजा कहां है? हमने किले का एक एक कोना देखा, लेकिन वह मोर वाला दरवाजा नहीं मिला। मैंने सोचा, या तो हम गलत किले में हैं या मुकुल की यादें हमें किसी और जगह ले जाना चाहती हैं। उसी दोपहर मनीष बोस फिर से सामने आ गया। वही मुस्कान, वही चिकनाहट और फिर से वही जरूरत से ज्यादा उत्सुकता। मैंने टॉपशे को इशारा किया। कुछ देर बाद टॉपशे ने आकर बताया, फेलूदा, वह एक पुराने मंदिर के पास किसी से गुप्त तरीके से बात कर रहा था। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। यह केस अब सिर्फ मुकुल की यादों का नहीं था, यहां कोई बड़ा खेल चल रहा था और उस खेल की बिसात अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। उस शाम गेस्ट हाउस में एक और नया चेहरा सामने आया। उसने अपना नाम अमृतलाल बताया। एक रत्न व्यापारी, जैसलमेर में काम करता है। उसकी बातों में एक मीठी चालाकी थी। उसने मुकुल की कहानी के बारे में पूछा और उसकी उत्सुकता किसी व्यापारी जैसी नहीं बल्कि किसी और ही रुचि की परिचायक थी। टॉपशे, मैंने रात को कहा, अब 3 संदिग्ध हैं, मनीष बोस, रमेश सक्सेना और अमृतलाल। तीनों पर एक साथ नजर रखनी होगी। नोटबुक में नए बिंदु जुड़े। काली कार किससे जुड़ी है? अमृतलाल। असली इरादा क्या है? मुकुल का खजाना
क्या यह कल्पना है या सच? अगले दिन मैंने रामलाल, हमारे स्थानीय गाइड, से कहा कि वह हमें सोनार किले के उन हिस्सों में ले जाए जो पर्यटकों से छिपे हुए हैं। किले के एक पुराने बंद हिस्से में रामलाल ने बताया, यहाँ पहले गुप्त कमरे थे। राजा यहाँ अपने खजाने छिपाते थे, लेकिन वह रास्ता अब किले की रेत के नीचे जाता है। वहां जाना खतरनाक है। मैंने मुकुल को उस हिस्से में ले गया। उसने दीवारों को उंगलियों से छुआ, जैसे वह भूली हुई कोई भाषा पढ़ रहा हो। अचानक वह रुका। यहाँ कुछ है। उसकी उंगली एक दीवार पर टिकी थी। वहां हल्की सी नक्काशी थी, बहुत पुरानी, धूल में दबी हुई एक मोर की आकृति। मेरा दिल एक धड़कन के लिए थम गया। मैंने दीवार को ध्यान से टटोला। एक पत्थर थोड़ा ढीला था। मैंने उसे दबाया। एक खटके की आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसका और एक संकरा, अंधेरा रास्ता सामने आया। टॉपशे की सांस रुक गई। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया, टॉर्च जलाई और उस रास्ते में उतर गया। अंदर ठंडक थी, उस रेगिस्तानी गर्मी से बिल्कुल अलग। हवा में पत्थर और रेत और किसी बहुत पुरानी चीज की गंध थी। मुकुल मेरे पीछे था। उसकी सांसें तेज थीं। मैं यहां आया हूं, उसने फुसफुसाया। क्या याद आ रहा है मुकुल? मैंने धीरे से पूछा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहां एक कमरा है और वहां सोना है। रास्ता मुड़ा और एक छोटे से कमरे में खुल गया। पूरा अंधेरा। मेरी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस कमरे की दीवारों पर फैली और जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। मेरी टॉर्च की रोशनी उस गुफानुमा कमरे में जहां तक पहुंची, वहां तक एक विचित्र उदास सन्नाटा फैला हुआ था। पुराने मिट्टी के बर्तन अब टूटे फूटे, धूल में दबे एक कोने में ढेर थे। कुछ पत्थर की मूर्तियां जो शायद कभी किसी देवता की प्रतिकृति रही होंगी, अब बिखरी पड़ी थी। और कुछ सिक्के थे, पुराने, काले पड़ चुके, जिन पर समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी। लेकिन सोना, वह कहीं नहीं था। मेरे दिमाग में एक पल के लिए यह ख्याल कौंधा, क्या मुकुल की यादें सिर्फ किसी पुरानी कहानी का प्रतिबिंब हैं, किसी सुने सुनाए किस्से का, या शायद किसी सपने का। बच्चे अजीब चीजें सुनते हैं और उनका मन उन्हें नई शक्ल दे देता है। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर टिकी और मेरी नजर अटक गई। दीवार पर खरोंचें थीं, गहरी ताजी खरोंचें। पत्थर का चूरा अभी भी फर्श पर बिखरा था, जैसे कल ही किसी ने वहां कुछ खोदा हो। किसी ने उस जगह को बड़े ध्यान से, बड़ी चाहत से ढूंढा था। मैंने बिना आवाज किए टॉपशे की ओर देखा और फुसफुसाया, यहां कोई और भी आया है और वह हमसे पहले आया था। टॉपशे की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब हम सही रास्ते पर हैं फेलूदा? हाँ, और कोई और भी यही सोच रहा है। जब हम किले के मुख्य हिस्से में वापस लौटे तो मेरी नजर सबसे पहले उस पर गई। मनीष बोस, वह एक दूर के मेहराब की छाया में खड़ा था और उसकी आंखें हमारी हर हरकत को बड़ी बारीकी से ट्रैक कर रही थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी, लालच और सतर्कता का एक अजीब मिश्रण। मैंने टॉपशे को इशारा किया, वह समझ गया। रामलाल ने धीरे से मेरे पास आकर कहा, साहब, मैंने इस आदमी को पहले भी इस हिस्से में देखा है। यह पत्रकार जैसा नहीं लगता। यह कुछ ढूंढ रहा था, बहुत ध्यान से, दीवारों को छूकर। रामलाल की बात ने एक पुरानी याद को जगा दिया। कोलकाता में डॉक्टर हाजरा ने एक बार एक नाम लिया था, मंदिर बोस। एक ऐसा आदमी जो अपनी असलियत बदलने में माहिर था, जो मुखौटे पहनकर लोगों को ठगता था। चालाक, खतरनाक और बेहद धैर्यवान। मनीष बोस, मंदिर बोस, क्या यह वही था? मैंने टॉपशे से कहा, इस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी। अगर यह वही है जो मुझे लग रहा है तो हम एक बहुत बड़े खतरे के सामने खड़े हैं। शाम को गेस्ट हाउस लौटने पर एक और झटका मिला। रमेश, सक्सेना और अमृतलाल दोनों एक कोने में बैठे थे, आवाजें दबाकर बात कर रहे थे। मेरे पांवों की आहट सुनते ही दोनों एकदम चुप हो गए। उनके चेहरों पर एक बनावटी सहजता आ गई, जैसे दो बच्चे कुछ छिपाते हुए पकड़े गए हों। मैंने उनसे सामान्य सवाल पूछे। उनके जवाब सही थे, लेकिन उनमें वह चिकनाई थी
जो झूठ को ढकने की कोशिश करती है। रात को टॉपशे ने एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में रखा। वह गेस्ट हाउस के बाहर से मिला था, रेत में दबा हुआ, आधा मुड़ा हुआ। उस पर एक नक्शा बना था, सोनार किले की रूपरेखा, उसके आसपास की कुछ सड़कें और एक जगह पर लाल स्याही से एक गोला। मैंने रामलाल को बुलाया। यह जगह कौन सी है? मैंने नक्शे पर वह निशान दिखाया। रामलाल ने ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता आई। साहब, यह एक पुराना मंदिर है, शहर के बाहरी किनारे पर। अब वहां कोई नहीं जाता, लगभग खंडहर हो चुका है, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि वहां किसी राजा का खजाना छिपा है। मेरे दिमाग में एक बार फिर वही घंटियां बजी। तो क्या मंदिर बोस और उसके साथी मुकुल को एक जीते जागते खजाने के नक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? एक 6 साल के बच्चे की यादों को एक औजार बनाकर मैंने नोटबुक में नए बिंदु जोड़े। वह गुप्त रास्ता, वहां कोई पहले भी आ चुका है। मनीष बोस। क्या यह वाकई मंदिर बोस है? रमेश सक्सेना और अमृतलाल, क्या वे एक ही षड्यंत्र के हिस्से हैं? वह खंडहर मंदिर, क्या यही असली निशान है? अगले दिन हमने उस खंडहर मंदिर की जांच करने का फैसला किया, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम करना था। मैंने टॉपशे को बुलाया। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मनीष बोस ने जो पता दिया है, उसे एक बार जांच करो। कुछ घंटों बाद टॉपशे वापस आया। उसके चेहरे पर उत्साह और हैरत एक साथ थे। फेलूदा, उसने कोलकाता का जो पता दिया है वह फर्जी है। मेरे एक दोस्त ने पता किया, वह जगह खाली है, वहां कोई रहता ही नहीं। तो मेरा शक सच था। मैंने अपनी पिस्तौल जांची और जेब में रख ली। अब और सावधान रहना होगा टॉपशे। मंदिर बोस मुकुल को निशाना बना सकता है, हमें उसे एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देना। जैसलमेर की बहरात बाहर से शांत थी। रेत पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। हवा में एक सुस्त खामोशी थी, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान था। मैंने टॉपशे से कहा, कल हम उस खंडहर मंदिर जाएंगे और मुकुल को हर हाल में हमारे साथ रखना होगा। टॉपशे ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वह चमक थी, वह उत्साह जो मुझे इस केस में हर बार आगे बढ़ने की ताकत देता था। अगली सुबह जब जैसलमेर की धूप अभी नर्म थी, हम उस खंडहर मंदिर की ओर निकले। रास्ता वीरान था, दोनों तरफ रेत के टीले, बीच में एक पतली पगडंडी। हवा में रेत के बारीक कण तैर रहे थे। और वह काली कार, वह फिर पीछे थी। इस बार वह कोई छुपाव नहीं कर रही थी, खुलेआम पीछा। यह लोग अब बेपरवाह हो गए हैं। मैंने ड्राइवर से कहा कि रास्ता बदले, लेकिन कार पीछे ही रही। मैंने टॉपशे से धीरे से कहा, तैयार रहो। खंडहर मंदिर जब सामने आया तो उसकी टूटी फूटी दीवारें एक अजीब भव्यता लिए हुए थीं, जैसे किसी पुरानी कहानी के आखिरी पन्ने। उसका प्रवेश द्वार आधा ढहा हुआ था, लेकिन उस द्वार के ऊपर पत्थर में उकेरा हुआ एक मोर था। उसके पंख फैले हुए, उसकी आंखें जैसे जीवित। मुकुल एक पल के लिए ठिठक गया। यह वही है। उसकी आवाज में एक अजीब निश्चिंतता थी। यह वही मोर है। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था, वह मुझे एक बार फिर चौंका गया। यह कोई अनुमान नहीं था, यह पहचान थी। मंदिर के अंदर ठंडक थी, बाहर की जलती रेत से बिल्कुल अलग। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, लेकिन कुछ जगहों पर वही ताजी खरोंचें थीं जो मुझे किले में भी मिली थी। किसी ने यहां भी पहले खोजबीन की थी। तब एक आवाज आई, पत्थर पर कुछ सरकने की आवाज, बेहद हल्की, लेकिन इस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक हाथ से सबको रुकने का इशारा किया और दूसरे हाथ से पिस्तौल निकाल ली। टॉर्च की रोशनी मैंने उस कोने की तरफ की जहां से आवाज आई थी। वहां एक छोटा दरवाजा था, आधा खुला। टॉपशे, मैंने धीमे से कहा, मुकुल को अपने साथ रखो, यहां से हिलना मत। टॉपशे ने बिना कुछ कहे मुकुल का हाथ थाम लिया। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके पार एक संकरा रास्ता था जो नीचे उतरता था, अंधेरे में, रेत की गंध में। मैंने एक लंबी सांस ली और उतर गया। रास्ता एक छोटे कमरे में खुला। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस कमरे में फैली। पुराने बर्तन, टूटी हुई मूर्तियां और एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी सांकल अभी भी चमक रही थी। मैंने उसे उठाया
और खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे और एक छोटा रत्न जो टॉर्च की रोशनी में एक पल के लिए जगमगा उठा। मैंने उसे हाथ में लिया। यह खजाने का एक टुकड़ा था, सिर्फ एक टुकड़ा। असली खजाना कहीं और था। हाथ ऊपर करो मिस्टर मित्र। आवाज ठंडी थी, गहरी थी और उसमें एक परिचित घमंड था। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। मनीष बोस, यानी मंदिर बोस, दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। तुम बहुत होशियार हो फेलूदा, उसने कहा। होंठों पर एक वक्री मुस्कान थी, लेकिन इस बार तुम गलत खेल में पड़ गए। मैंने शांत रहते हुए कहा, मंदिर बोस, मुझे पता था कि तुम कोई साधारण पत्रकार नहीं हो, लेकिन एक बच्चे को इस तरह इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। खजाना तो बस शुरुआत है। मुकुल की यादें हमें उससे भी बड़े राज तक ले जाएंगी और तुम रास्ते में आ गए। फेलूदा, सावधान। टॉपशे की आवाज बाहर से आई और उसी पल मैंने झटके से मंदिर बोस की कलाई पकड़ ली। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई और मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया, लेकिन वह तेज था। उसने मुझे एक धक्का दिया और उस संकरे रास्ते से भाग गया। मैंने पीछा किया, लेकिन रेगिस्तान की खुली रेत में वह किसी परछाई की तरह घुल गया। मैं मंदिर में वापस लौटा और जो देखा उसने मेरे पांव रोक दिए। मुकुल वहां नहीं था। टॉपशे का चेहरा सफेद पड़ चुका था। फेलूदा, जब आप अंदर गए, एक और आदमी आया। उसने मुकुल को उठाया और भाग गया। मैं रोक नहीं पाया। सुधीरधर की सांसें उखड़ने लगीं। मेरा बेटा। मैंने अपने दिमाग को एक झटके से शांत किया। अभी टूटने का वक्त नहीं था। यह मंदिर बोस की योजना थी। मुझे अंदर उलझाओ और इस बीच मुकुल को उठा लो। मेरी गलती थी। मैंने उसे कम आंका। मैंने नोटबुक निकाली और तेजी से लिखा, मुकुल। कहां ले गए? मंदिर बोस। रेत में गायब। काली कार। किससे जुड़ी है? वह पुरानी हवेली। क्या वहां? टॉपशे, मैंने कहा, तुरंत गेस्ट हाउस चलो। रामलाल से उस काली कार का पता लगवाओ। रामलाल के पास जवाब था। कुछ ही घंटों में वह काली कार एक किराए के ड्राइवर की थी जो एक संदिग्ध आदमी के लिए काम करता था, और वह आदमी कल रात एक पुरानी हवेली में देखा गया था, शहर के बाहरी इलाके में। यही निशान था। मैंने योजना बनाई। रामलाल को बाजार में एक खबर फैलानी थी। मुकुल मिल गया। फेलूदा उसे गेस्ट हाउस ले आए। ये झूठ मंदिर बोस तक पहुंचेगा और वह जरूर कोई कदम उठाएगा। टॉपशे ने उत्साह से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके नीचे एक दृढ़ता भी थी जो मुझे गर्व से भर देती थी। उसी रात अमृतलाल चला, चुपके से, अंधेरे में। टॉपशे ने देखा। उसने रामलाल को जगाया और हम उसके पीछे गए। वह एक पुराने गोदाम जैसी इमारत में घुसा। अंदर मंद रोशनी थी और उस रोशनी में दो आवाजें थीं, मंदिर बोस की और रमेश सक्सेना की। मुकुल को जल्दी हवेली ले जाओ, वह हमें खजाने तक ले जाएगा। लेकिन फेलूदा एक जासूस है, हम उसे संभाल लेंगे। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर घुस गया। बस, अब बहुत हो गया। दोनों चौंक कर मुड़े। मंदिर बोस ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं तैयार था। उसकी कलाई मेरी मुट्ठी में आई और रिवॉल्वर फर्श पर गिरी। रमेश सक्सेना भागा, लेकिन बाहर टॉपशे और रामलाल खड़े थे। वह पकड़ा गया। मुकुल कहां है? मैंने मंदिर बोस से पूछा। उसकी आंखों में एक आखिरी जिद थी। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हवेली में है, मैंने खुद ही कहा। रामलाल, इन दोनों को पकड़े रखो। हम रात के अंधेरे में उस पुरानी हवेली की ओर निकले। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरी रगों में एक गर्म तेजी थी। हवेली जीर्ण शीर्ण थी। उसकी दीवारों पर रेत ने अपनी परतें जमा ली थीं। अंदर हमने एक कमरा पाया और उसमें एक कुर्सी से बंधा हुआ मुकुल। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जब उसने मुझे देखा, वह डर धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने रस्सियां खोली। ठीक हो? उसने हल्के से सिर हिलाया। वह कह रहे थे कि मुझे खजाने तक ले जाना है। मैंने उसे अपने साथ लिया और टॉपशे से कहा,
चलो, लेकिन यह खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अमृतलाल अभी भी बाहर है। गेस्ट हाउस पहुंचने पर सुधीरधर ने अपने बेटे को इस तरह गले लगाया जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। वापसी के रास्ते में मुकुल ने धीरे से कहा, फेलूदा, वह गुफा, वहां एक बड़ा बक्सा था, उसमें सोना था। गुफा, यह नया सुराग था। मैंने टॉपशे को देखा। कल हमें उस कारवांसराय की तरफ जाना होगा और अमृतलाल को ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह हम उस पुराने कारवांसराय पहुंचे। रेगिस्तान के बीच वह इमारत वक्त से लड़ती हुई खड़ी थी। बाहर वही काली कार। हमने जीप एक पेड़ की ओट में छिपाई और पैदल आगे बढ़े। सराय के अंदर एक बड़ा हॉल था और उसके एक कोने में एक संकरा रास्ता नीचे जाता हुआ। मैंने टॉर्च जलाई और उतर गया। रास्ते के अंत में एक गुफा जैसा कमरा था और उस कमरे की दीवार पर एक विशाल मोर की नक्काशी। उसके पंखों में रत्न जड़े थे, ठीक वैसे जैसे मुकुल के चित्रों में। मेरी सांस एक पल के लिए थम गई। रुक जाओ अमृतलाल। वह वहां था, फावड़ा हाथ में, दीवार के पास घुटनों पर झुका हुआ। मेरी आवाज से वह उछलकर खड़ा हो गया। फेलूदा, उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों थे। यह खजाना मेरा हक है। किसी और की यादों और किसी बच्चे की मजबूरी को चुराकर, मैंने शांत आवाज में कहा। मंदिर बोस और रमेश सक्सेना पहले ही पकड़े जा चुके हैं। उसने फावड़ा उठाकर मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैंने उसकी कलाई थाम ली, फावड़ा छीन लिया। वह भागा, लेकिन टॉपशे और रामलाल दरवाजे पर थे और इस तरह तीसरा संदिग्ध भी पकड़ा गया। वापसी के रास्ते में अमृतलाल ने टूटकर सब कुछ बता दिया। मंदिर बोस को पता था कि मुकुल की यादें असली हैं। उसने कहीं से पढ़ा था कि जैसलमेर के पास एक पुराना राजस्थानी खजाना है जो एक गुप्त गुफा में छिपा है। उसे लगा कि अगर मुकुल को उस जगह ले जाया जाए तो वह बच्चा खुद ब खुद सही निशान तक पहुंचाएगा। हम सब उसी के लिए यहां आए थे। मैंने उसकी बात सुनी और फिर एक पल के लिए चुप रहा। मुकुल की यादें असली थीं। उस बच्चे ने जो कुछ देखा था वह किसी पुरानी कल्पना का नहीं, बल्कि किसी ऐसी सच्चाई का हिस्सा था जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। और उन यादों का फायदा उठाने के लिए 3 लालची लोग एक बच्चे को मोहरा बनाने पर उतारू हो गए थे। मैंने टॉपशे की ओर देखा। वह चुपचाप मुकुल के पास बैठा था और मुकुल की उंगलियां उसकी स्केचबुक पर फिर से कुछ बना रही थीं। एक मोर जिसके पंख फैले हुए थे और इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। मैंने उस नोटबुक के पन्ने पर अपनी कलम टिकाई और एक लंबी सांस ली। अमृतलाल ने सब कुछ उगल दिया था। उसकी आवाज में थकान थी, उस आदमी की थकान जो बहुत देर से एक झूठ को संभाले चल रहा हो। वह खजाना गुफा में है, उसने कहा, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मैंने टॉपशे की ओर देखा। हमें उस गुफा में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार पुलिस हमारे साथ होगी। रात के उस पहर में मैंने नोटबुक में नए बिंदु जोड़े। गुफा, मोर की नक्काशी, खजाने का सुराग। अमृतलाल पकड़ा गया, लेकिन क्या वह पूरा सच बोल रहा है? और मुकुल, क्या वह और कुछ याद कर सकता है? मैंने पुलिस को बुलाया। मंदिर बोस, रमेश सक्सेना और अमृतलाल, तो तीनों को हवाले कर दिया। उन्हें ले जाती गाड़ी जब गेस्ट हाउस के फाटक से बाहर निकली तो एक हल्की राहत का एहसास हुआ, लेकिन वह राहत पूरी नहीं थी। खजाने का रहस्य अभी बाकी था। मैंने टॉपशे से कहा, कल हम उस गुफा में वापस जाएंगे। मुकुल की यादें हमें कहां ले जाती हैं, यह देखना होगा। जैसलमेर की उस रात की हवा खिड़की से छनकर आ रही थी। रेत की बारीक गंध हवा में घुली हुई थी। मेरे भीतर एक नया जोश था, उस जासूस का जोश जो जानता है कि मंजिल करीब है। अगली सुबह धूप के पहले छींटे पड़ते ही हम तैयार थे। टॉपशे अपनी स्केचबुक में उस मोर की नक्काशी का चित्र उकेर रहा था, बड़े ध्यान से, जैसे हर रेखा को याद में बसा लेना चाहता हो। फेलूदा, उसने कहा, मुझे लगता है कि वह गुफा सोनार किले से किसी गहरे सिरे से जुड़ी है। मुकुल बार बार उसी ओर इशारा करता है। शायद, मैंने कहा, लेकिन यह भी पता लगाना है कि मंदिर बोस
और उसके साथी पूरा सच बोल रहे थे या नहीं। मुझे शक है इस केस में कोई और धागा अभी खुला नहीं है। नाश्ते के बाद मैं मुकुल के पास बैठा। वह एक कोने में खामोश था, बाहर से शांत, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब गहराई थी जो पहले दिन से थी। मुकुल, उस गुफा के बारे में कुछ और याद है? कोई निशान, कोई आकार? उसने एक पल आंखें बंद की, जैसे किसी दूर की तस्वीर को याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी उंगलियां हवा में उठी और एक आकार बना, एक बड़ा गोल पत्थर और उसके ऊपर फैली हुई किरणें। वहां एक बड़ा पत्थर था, उसने धीरे से कहा। उस पर सूरज बना था और उसके नीचे एक बक्सा था। सूरज का निशान, यह नया धागा था। मैंने टॉपशे को इशारा किया। उसने तुरंत नोटबुक निकाल ली। डॉक्टर हाजरा ने कहा, फेलूदा, मुकुल की यादें और सटीक होती जा रही हैं, जैसे वह उस जगह के और करीब पहुंच रहा हो। सुधीरधर की आंखों में चिंता और थकान दोनों थे। लेकिन क्या यह सुरक्षित है? मुकुल पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। मैं समझता हूं, मैंने कहा, और मैं वादा करता हूं मुकुल को कुछ नहीं होगा। लेकिन यह रहस्य अगर अधूरा रहा तो खतरा बना रहेगा। रामलाल से मैंने पूछा, उस कारवां सराय की गुफा के आसपास कोई और गुप्त जगह, रेत के नीचे कोई रास्ता? वह थोड़ा सोचा, फिर बोला, साहब, वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना कुआं है, बहुत पुराना। लोग कहते हैं उसके नीचे रास्ते हैं, रेत के नीचे कहीं दूर तक जाते हैं। लेकिन वह जगह खतरनाक है। खतरनाक जगह मुझे रोकती नहीं रामलाल, मैंने कहा। इंस्पेक्टर रावत सिंह को अपनी योजना बताई, लेकिन पहले एक जाल बिछाना था। रामलाल के जरिए बाजार में यह खबर फैलाई कि फेलूदा ने खजाने की असली जगह जान ली है और आज निकलेगा। यह बात राजेंद्र सिंह, जो अभी भी कहीं छिपा था, तक जरूर पहुंचेगी। दोपहर को हम उस पुराने कुएं की तरफ निकले। रेगिस्तान की खुली छाती पर धूप की तलवार चल रही थी। दोनों तरफ रेत के टीले हवा के साथ अपनी जगह बदल रहे थे, जैसे जमीन खुद चल रही हो। कुआं था, पुराना, जीर्ण, उसके किनारों पर रेत जमी हुई, लेकिन उसका मुंह चौड़ा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उसमें डाली। नीचे एक संकरा रास्ता था, अंधेरे में उतरता हुआ। टॉपशे, मैंने कहा, तुम ध्यान रखना, हर तरफ। रस्सियों की मदद से हम नीचे उतरे। हवा में पत्थर की नमी और पुरानी रेत की मिली जुली गंध थी। टॉपशे की सांसें तेज थीं, लेकिन उसके कदम स्थिर थे। फेलूदा, यह जगह बहुत अजीब लगती है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन यही तो इसे दिलचस्प बनाती है। रास्ता मुड़ा और एक बड़ी गुफा में खुला। यह गुफा उससे कहीं बड़ी थी जो हमने पहले देखी थी। छत ऊंची थी और दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी। एक तरफ मोर के पंख फैले हुए, दूसरी तरफ सूर्य की किरणें, और एक कोने में एक बड़ा पत्थर, जिस पर ठीक वैसा सूरज बना था जैसा मुकुल ने हवा में उकेरा था। यह वही है, मैंने धीरे से कहा। हमने पत्थर के आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की, परत दर परत, और फिर एक लकड़ी का किनारा दिखा, पहले वाले से बड़ा। उसकी लकड़ी गहरी काली थी और उस पर सोने की तारों से नक्काशी की गई थी। मैंने उसे खोला। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। सोने के आभूषण, गहरे रंग के रत्न और कुछ पुराने कागजात, शाही मोहर लगे हुए, जो शायद राजपूत राजाओं के दस्तावेज थे। फेलूदा, टॉपशे की आवाज में एक ऐसी खुशी थी जो शब्दों में नहीं समाती। लेकिन उसी पल ऊपर से एक आवाज आई, पत्थर पर भारी कदमों की आहट। मैंने पिस्तौल निकाली। इंस्पेक्टर रावत सिंह ने भी अपनी रिवॉल्वर संभाल ली। हम कुएं की दीवार से सटकर खड़े हो गए। कुएं के मुंह पर एक परछाई आई और फिर आवाज, वही ठंडी, खुरदरी आवाज, खजाना नीचे रख दो फेलूदा, यह मेरा है। राजेंद्र सिंह, वह अकेला नहीं था, उसके पीछे दो और साए थे। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम यहां आ गए, बिल्कुल वैसे जैसा मैंने सोचा था। उसने एक पल के लिए रुककर मुझे देखा, फिर हंसा, लेकिन उस हंसी में एक घबराहट थी जो वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। तुम जाल बिछाते हो फेलूदा, लेकिन यह रेगिस्तान है, यहां मेरे जाल ज्यादा गहरे हैं। शायद, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे 3 साथी अभी जेल में हैं और तुम यहां अकेले खड़े हो।
3 बंदूकों के सामने। उसके पीछे के दोनों आदमियों में एक हलचल हुई। इंस्पेक्टर रावत सिंह ने बिना समय गंवाए एक कदम उठाया। उनके साथी ने राजेंद्र सिंह के एक आदमी पर झपट्टा मारा। मैंने दूसरे की ओर बढ़ा और राजेंद्र सिंह ने वही किया जो मुझे पता था वह करेगा। वह भागा, लेकिन इस बार मैं तैयार था। टॉप से जीप। हम ऊपर आए, जीप में बैठे। रेत पर राजेंद्र सिंह की गाड़ी दूर थी, लेकिन हमारा ड्राइवर रामलाल की तरह ही इस जमीन को जानता था। रेत के टीलों के बीच एक लंबा पीछा हुआ। हवा में रेत उड़ रही थी, जीप हिचकोले खा रही थी, और फिर एक संकरी घाटी में हमने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर रावत सिंह ने हवा में एक गोली चलाई। राजेंद्र सिंह की गाड़ी रुकी। उसने एक आखिरी चाल चली, जेब से एक छोटा विस्फोटक निकाला और रेत में फेंका। एक धमाका हुआ, रेत का बादल उठा, और जब वह बैठा वे जाग चुके थे। लेकिन इस बार ज्यादा देर नहीं लगी। रामलाल जानता था इस रेगिस्तान की हर पगडंडी। उसने हमें एक छोटे रास्ते से आगे ले जाया और हम राजेंद्र सिंह के सामने आ गए। वह घिरा हुआ था, उसके हाथ ऊपर उठे। उस रात पुलिस थाने में जब राजेंद्र सिंह से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ बता दिया। वह बुरहानपुर का एक पुराना जमींदार था जो मानता था कि यह खजाना उसके पूर्वजों का था। उसने सालों तक तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। जब मुकुल की खबर अखबार में आई तो उसने मंदिर बोस को अपना मोहरा बनाया। बाकी सब उसी षड्यंत्र की कड़ियां थीं। गेस्ट हाउस लौटते वक्त मुकुल मेरे पास बैठा था। रात की हवा में ठंडा थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था और पहली बार उसकी आंखों में वह बेचैनी नहीं थी जो शुरू से थी। फेलूदा, उसने धीरे से कहा, वहां और भी है, एक और जगह जहां मोर और सूरज साथ हैं। मैंने उसे देखा। इस बच्चे की यादें अभी थमी नहीं थीं। टॉपशे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। हां, मैंने कहा, यह केस अभी खत्म नहीं हुआ। जैसलमेर की वह रात मेरे दिमाग को सोने नहीं दे रही थी। खजाने के 3 बक्से मिले थे। राजेंद्र सिंह पकड़ा गया था, लेकिन मुकुल की आवाज वहां और भी है, एक अधूरे गाने की तरह हवा में तैर रही थी। अगली सुबह जब रेत पर पहली धूप पड़ी, टॉपशे पहले से जाग रहा था। उसकी स्केचबुक में एक नया चित्र था, एक छोटा मंदिर जिसके दरवाजे पर एक मोर था और उसके ऊपर सूरज की किरणें फूट रही थीं। फेलूदा, उसने कहा, मुझे लगता है यह जगह पिछली सब जगहों से अलग है। मैंने उसका चित्र देखा। क्यों? क्योंकि मुकुल ने कहा, उसका दरवाजा चमकता था, पत्थर नहीं चमकता, कुछ और था वहां। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, टॉपशे, तुम जासूस बन रहे हो। उसके गाल लाल हो गए। नाश्ते के बाद मैं मुकुल के पास बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर चुप रहा, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। वह रेत के बीच था। उसने कहा, एक छोटा सा मंदिर, उसका दरवाजा, वह सोने से बना था। सोने का दरवाजा। मैंने रामलाल को बुलाया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके चेहरे पर कुछ कौंधा। साहब, एक जगह है, सूरज मोर मंदिर, शहर से दूर, रेगिस्तान में। लोग कहते हैं उसका मूल दरवाजा सोने का था। राजा ने खुद बनवाया था, लेकिन वह कब का गायब हो गया। मंदिर अब खंडहर है। मेरे दिल में एक घंटी बजी, तेज और साफ। यह वही जगह थी। हमने फिर जाल बिछाया। रामलाल ने बाजार में खबर फैलाई, फेलूदा आज शाम उस मंदिर की तरफ निकलेगा। इंस्पेक्टर रावत सिंह इस बार और तैयारी के साथ थे। दोपहर को जब हम उस सूरज मोर मंदिर के सामने पहुंचे तो एक पल के लिए सब थम गए। वह मंदिर भले ही खंडहर था, अपनी भव्यता में जिंदा था। उसका प्रवेश द्वार ऊंचा था और उस पर पत्थर में उकेरा हुआ एक विशाल मोर था, जिसके ऊपर सूरज की किरणें फैली हुई थीं। दरवाजा अब पत्थर का था, लेकिन उसके किनारों पर सोने की पतली धारियां अभी भी चमक रही थीं। मुकुल की आंखें भर आईं। यह वही है, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मंदिर के अंदर अंधेरा था, ठंडक थी और एक ऐसी खामोशी थी जो सदियों पुरानी लगती थी। मेरी टॉर्च दीवारों पर घूमी। नक्काशियां थीं,
मोर, सूरज, राजपूत योद्धा और एक कोने में एक बड़ा पत्थर जिस पर मोर और सूरज दोनों एक साथ थे। हमने खोदना शुरू किया और जो बक्सा निकला वह अब तक का सबसे बड़ा था। उस पर सोने की जड़ाई थी। उसके भीतर आभूषण, रत्न, सोने के सिक्के और कुछ शाही दस्तावेज राजपूत राजाओं की मोहरों से दबे हुए। फेलूदा, टॉपशे की आवाज में वह खुशी थी जो शब्दों में नहीं, सांसों में होती है। लेकिन उसी पल बाहर से एक जीप की आवाज, और फिर वह आवाज राजेंद्र सिंह की। मैंने पिस्तौल निकाली। तुम जेल से बाहर कैसे? वह हंसा। पैसा बड़ी चीज है फेलूदा, लेकिन इस बार वह 5 के साथ था। मैंने एक पल सोचा, फिर शांत आवाज में बोला, राजेंद्र सिंह, चारों तरफ देखो। उसने देखा। मंदिर के चारों ओर इंस्पेक्टर रावत सिंह के 8 आदमी हथियारों के साथ। यह असली जाल था जो मैंने रामलाल के जरिए नहीं बल्कि रावत सिंह के जरिए पहले से बिछा दिया था। राजेंद्र सिंह के हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे। उस शाम जब सूरज रेत के परे डूब रहा था और आसमान नारंगी और लाल हो रहा था, मैं गेस्ट हाउस की छत पर बैठा था। टॉपशे मेरे पास था। उसकी स्केच बुक खुली थी, लेकिन वह कुछ नहीं बना रहा था, बस देख रहा था। मुकुल नीचे अपने पिता के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, वह शांति जो किसी लंबी तलाश के बाद मिलती है। डॉक्टर हाजरा मेरे पास आए। फेलूदा, मुकुल की यादें, क्या यह सच था? मैंने एक पल सोचा। मुझे नहीं पता कि यह पिछले जन्म की यादें थीं या नहीं। यह विज्ञान का सवाल है और विज्ञान के पास अभी जवाब नहीं है। लेकिन यह जरूर जानता हूं, उस बच्चे ने जो कुछ देखा वह सच था और उसकी वजह से एक पुराना रहस्य सामने आया। डॉक्टर हाजरा मुस्कुराए। टॉपशे ने मेरी तरफ देखा। फेलूदा, अगला केस कब होगा? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। पहले यह केस पूरा हो जाने दो। जैसलमेर की वह रात धीरे धीरे उतर रही थी। रेत पर चांद की रोशनी बिछ रही थी और उस रोशनी में सोनार किला दूर से चमक रहा था, सुनहरा, शांत और रहस्यों से भरा। ठीक वैसा ही जैसा मुकुल ने अपनी यादों में देखा था। रेत के उस आखिरी टीले पर जब अमृतलाल टूटकर बोला, तो उसकी आवाज में एक ऐसी थकान थी जो महीनों की साजिश ढोने से आती है। खजाना उस गुफा में है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मैंने टॉपशे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही बात थी, आगे क्या? हमें उस गुफा में वापस जाना होगा, मैंने कहा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, पुलिस हमारे साथ होगी। उस रात नोटबुक में लिखे बिंदु कम थे, लेकिन भारी थे। गुफा, मोर की नक्काशी, ताजे खरोंचे, कोई और पहले आया था। अमृतलाल पकड़ा गया, लेकिन क्या वह पूरा सच बोल रहा है? और मुकुल, वह अभी भी कुछ और जानता है। जब पुलिस की गाड़ी मंदिर बोस, रमेश सक्सेना और अमृतलाल को लेकर गई तो एक हल्की राहत मिली, लेकिन उस राहत में एक कमी थी। राजेंद्र सिंह अभी भी कहीं रेत में घुला हुआ था और खजाने का असली रहस्य अभी भी अधूरा था। अगली सुबह जैसलमेर की धूप जब रेत पर उतरी तो टॉपशे पहले से जाग रहा था। वह बरामदे में बैठा था और स्केचबुक में भटियानी किले का चित्र उकेर रहा था, बड़े ध्यान से, जैसे हर रेखा में कोई सुराग हो। फेलूदा, उसने मुझे देखते ही कहा, मुझे लगता है कि डॉक्टर हाजरा सही कह रहे हैं। मुकुल की यादें भटियानी किले से ही जुड़ी हैं। वह बार बार उसी दिशा में इशारा करता है। मैं उसके पास बैठ गया। शायद, लेकिन यह भी देखना है कि अब तक जो लोग पकड़े गए उन्होंने पूरी सच्चाई बताई या नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि इस कहानी में एक और धागा है जो खोला नहीं है। नाश्ते के बाद मैं मुकुल के पास बैठा। वह एक कोने में शांत बैठा था। पहले जैसी बेचैनी उसके चेहरे पर नहीं थी, लेकिन आंखों की वह गहराई अभी भी थी। मुकुल, उस गुफा के बारे में और कुछ याद है? कोई खास निशान? उसने एक लंबा सांस लिया, फिर उसकी उंगलियां हवा में उठी और एक आकार बना, एक बड़ा गोल पत्थर, उस पर किरणें फैली हुई। वहां एक बड़ा पत्थर था, उसने धीरे से कहा। उस पर सूरज बना था और उसके नीचे एक बक्सा था, सूरज का निशान। मैंने बिना आवाज किए टॉपशे को इशारा किया। उसने तुरंत नोटबुक निकाल ली।
डॉक्टर हाजरा ने गंभीर आवाज में कहा, फेलूदा, मुकुल की यादें और सटीक होती जा रही हैं, जैसे वह उस जगह के और करीब पहुंच रहा हो। अगर हम वापस जाएं तो शायद वह खुद रास्ता दिखा दे। सुधीर धर के चेहरे पर थकान थी, एक पिता की थकान जो अपने बेटे को बार बार खतरे में देख चुका हो। फेलूदा, कृपया, अब और नहीं, मुकुल बहुत कुछ झेल चुका है। मैं समझता हूं मिस्टर धर, मैंने कहा, और मैं वादा करता हूं मुकुल को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर राजेंद्र सिंह आजाद रहा तो खतरा कल भी होगा। रामलाल को बुलाया, उससे पूछा कि भटियानी किले के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां रेत के नीचे गुप्त कमरे हों। उसने थोड़ा सोचा, साहब, वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा रेत का टीला है। पुराने लोग कहते हैं कि उसके नीचे राजाओं के गुप्त ठिकाने थे, लेकिन वह जगह खतरनाक मानी जाती है। टॉपशे ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक सवाल था। हां, मैंने कहा, यही हमारा आखिरी पड़ाव है। इस बार जाल और पक्का था। रामलाल के जरिए बाजार में खबर फैलाई, फेलूदा ने खजाने की आखिरी जगह जान ली है और आज रात निकलेगा। यह बात राजेंद्र सिंह तक जरूर पहुंचेगी और वह लालच उसे बाहर खींच लाएगा। मैंने इंस्पेक्टर रावत सिंह को अपनी पूरी योजना बताई। इस बार उन्होंने ज्यादा आदमी तैयार रखे, टीले के चारों तरफ छुपकर। रात को हम उस रेत के टीले की तरफ निकले। जैसलमेर की वह रात अलग थी। चांद की रोशनी रेत पर इस तरह बिखरी हुई थी जैसे किसी ने चांदी पिघलाकर जमीन पर उंडेल दी हो। हवा में एक खामोशी थी, वह खामोशी जो किसी बड़े क्षण से पहले आती है। टीला विशाल था, उसका आधार एक टूटे हुए किले की तरह दिखता था। हमने जांच शुरू की, रेत में हाथ फेरते हुए, दीवारों को टटोलते हुए, और फिर एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा जो रेत से आधा ढका था, उस पर मोर और सूरज की नक्काशी थी। यह वही है, मैंने कहा। दरवाजा दबाया, एक खटके की आवाज आई और एक संकरा रास्ता अंधेरे में नीचे उतरता हुआ। रास्ता एक छोटे से कमरे में खुला। दीवारों पर पुरानी नक्काशियां थीं और एक कोने में एक लकड़ी का बक्सा जिस पर मोर और सूरज एक साथ उकेरे हुए थे। मैंने बक्सा खोला। सोने के सिक्के, गहरे रंग के रत्न, पुराने आभूषण जिनमें वक्त की एक अजीब खूबसूरती थी। टॉपशे की सांस थम गई। फेलूदा, ये तो। और तभी बाहर एक गोली की आवाज। मैंने पिस्तौल निकाली, इंस्पेक्टर रावत सिंह को इशारा किया। हम प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े। राजेंद्र सिंह वहां खड़ा था, इस बार 3 लोगों के साथ, सभी हथियार बंद। खजाना यहां रख दो फेलूदा। उसकी आवाज में वही ठंडा घमंड था। यह तुम्हारी आखिरी गलती थी, यहां आना। मैंने शांत आवाज में कहा, राजेंद्र सिंह, तुमने कहा था कि पुलिस को रास्ते से हटा दिया है। चारों तरफ देखो। वह चौंका। टीले के पीछे से, दोनों तरफ से, ऊपर से रावत सिंह के आदमी एक साथ सामने आए, हथियार तने हुए, कदम स्थिर। राजेंद्र सिंह के एक साथी ने भागने की कोशिश की, पकड़ा गया। दूसरे ने हथियार डाल दिया, लेकिन राजेंद्र सिंह ने एक आखिरी चाल चली। उसने जेब से कुछ निकाला। मैं समझ गया। सब पीछे हटो। एक धमाका हुआ। रेत का एक बादल हवा में उठा, इतना घना कि कुछ दिखना बंद हो गया। लेकिन इस बार रामलाल तैयार था। उसने हमें एक छोटे रास्ते से आगे ले जाया, उस रास्ते से जो राजेंद्र सिंह नहीं जानता था, और हम उसके सामने थे। वह रुका। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा देखा। उसमें अब वह घमंड नहीं था, सिर्फ एक हारे हुए आदमी का चेहरा था। जब हम गेस्ट हाउस लौटे तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। मुकुल दरवाजे पर खड़ा था, जैसे वह इंतजार कर रहा हो। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। फेलूदा, वो खजाना अब सुरक्षित है ना? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, मुकुल, और तुम्हारी वजह से। उसकी आंखों में एक राहत थी, वह राहत जो किसी पुरानी जिम्मेदारी के उतरने पर आती है। अगली सुबह इंस्पेक्टर रावत सिंह ने बताया कि खजाने को जैसलमेर के स्थानीय संग्रहालय में रखा जाएगा। इतिहासकार उसका अध्ययन करेंगे। वह राजपूत काल का एक दुर्लभ खजाना था, सिर्फ सोने और रत्नों का नहीं, बल्कि उन शाही दस्तावेजों का भी जो सदियों से रेत में दबे थे।
डॉक्टर हाजरा ने कहा,